आत्मनिर्भर भारत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आत्मनिर्भर बन सके, जिसमें इंपोर्ट कम हो सके, एक्सपोर्ट बढ़ सके। उन्होंने कई कार कंपनियों का जिक्र किया, उन्होंने इथेनॉल, हाइड्रोजन, तमाम उन चीज़ों का जिक्र किया जिसकी ओर हम अग्रसर हैं। लेकिन 2037 तक विकसित भारत का लक्ष्य 47 तक। सर मैं 37 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपके मिनिस्ट्री के लिहाज से 37 था उसका। 47 तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी था आपका, और पहले है लक्ष्य 2037 तक अगर उसका लक्ष्य रखा जाए तो इसमें एक सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आप देखते हैं बतौर एक मंत्री, और उसमें आपकी सरकार का क्या कदम रहेगा? मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे को लगभग 1.25 साल हुआ मोदी जी की सरकार में काम करने का सौभाग्य मिला, नितिन जी के मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य मिला। ये वो सरकार है जिन्होंने पिछले 11 सालों में 2014 से लेकर के 2024-25 तक देश के अंदर लगभग 60,000 किलोमीटर के हाईवेज बना के दिए हैं, और उनकी स्पीड भी उतनी ही तेज है। 2014 तक 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवे बनता था, आज लगभग 30-32 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवे बनता है। और इसके साथ साथ मुझे ये बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि 2014 तक देश के अंदर केवल 92 किलोमीटर के स्पीडवेज थे, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिन पर व्हीकल हाई स्पीड से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलता था। आज वो 2500 किलोमीटर हमने टच किया पिछले 11 सालों के अंदर अंदर। तो ये केवल कंक्रीट की रोड्स नहीं है, ये देश की इकोनॉमी की रोड है। इन हाईवेज के कारण से जो हम 1 रुपया अपने हाईवे पर खर्च करते हैं वो हमारी देश की जीडीपी पर 3.2 रुपीस का इजाफा करता है। आपको जानकर के अच्छा भी लगेगा कि अपने हाईवेज के कारण पिछले 5 साल में हमने लगभग 550 करोड़ मैन आवर्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड। ये आत्मनिर्भर भारत है, ये एम्प्लॉयमेंट देना। और आत्मनिर्भरता की तरफ हम इसके माध्यम से कैसे पहुंचते हैं? अब कोई भी हमारा गांव ऐसा नहीं है, हमारा कस्बा ऐसा नहीं है जिसको हाईवे तक पहुंचना हो तो वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा उसको ड्राइव करना पड़ेगा। तो आज ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भी, जो कि आज लगभग 7.5 लाख किलोमीटर का हमारा ग्रामीण सड़क योजना है, पिछले 11 सालों में 4 लाख किलोमीटर बनाया, जिसके कारण से आज गांव का प्रोड्यूस मार्केट तक आना है, शहर तक आना है। जो पेरिशेबल आइटम है, दूध, दही, फल, सब्जी, अनाज तो थोड़ा समय में आ भी सकता है, आज उसके टाइम में मुश्किल से 5 या 6 घंटे में कोई गांव का प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंचता है, जिसके कारण से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे गांवों की इकोनॉमी बढ़ रही है। देश की इकोनॉमी आज विश्व की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन के निकला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जो पहले की सरकारें गरीबी हटाओ की बात करती थी और गरीब हटता था, पर वाकई गरीबी हटी है, 25 करोड़ लोग बाहर आए हैं। तो ये कम्युलेटिव इफेक्ट है, ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, और उसमें हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा हाथ है। गडकरी जी ने भी कहा कि हम आपदा में अवसर तलाशते हैं और कई लोग अवसर में आपदा तलाश लेते हैं। तो यही फ़र्क है पिछली सरकारों में और आपकी सरकार में। लेकिन सबसे बड़ा जो एम्बिशियस लक्ष्य मैं यहाँ पर देखती हूँ जो आपकी सरकार की ओर से, वो है 40,000 किलोमीटर का हाई स्पीड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का निर्माण 2034 तक। अब उसकी ओर किस तरह से आपकी सरकार अग्रसर है? क्योंकि इसमें जाहिर तौर पर जो बहुत सारी अड़चनें लैंड एक्विजिशन से लेकर तमाम चीज़ें एक्सप्रेसवे से और कॉरिडोर से जुड़ी होती हैं, उस तरह की चीज़ों से आपकी सरकार कैसे निपट रही है और कैसे ये लक्ष्य 2034 तक प्राप्त होगा? इसीलिए मैंने 37 कहा था सर, जान के कि आप 37 में ही शायद विकसित भारत। धन्यवाद भी करता हूं कि आप
हमें 10 साल और पहले विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं। आपकी हमारे ऊपर ये उम्मीद होना मुझे अच्छा लगता है। आज जो हम अपने हाई स्पीड कॉरिडोर्स, हाईवेज बना रहे हैं, हमने अपनी पॉलिसी में भी थोड़ा बदल किया है। हम ग्रीन फील्ड्स में से हाई स्पीड कॉरिडोर्स लेके जा रहे हैं। जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे की बात करें, अगर अभी जब तक दिल्ली मुंबई हाईवे पूरा नहीं हुआ है, 1250 किलोमीटर के करीब है और 12,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर खर्चा है, जो हम 27 के मिड तक उसको कंप्लीट करेंगे। पर आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हम बना रहे हैं, उससे हमें जयपुर जाना है तो हम 3.5 घंटे में पहुंचते हैं, और अगर हम पुराना गुड़गांवा मानेसर वाली रोड से जाएंगे तो 5.5 घंटे लगते हैं। जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा तो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे। और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट देखिए, 27 तक ये पूरा होगा। 27 के मिडिल तक हम पूरा करने की उम्मीद करते हैं इसको, जहां बीच में काम चल रहा है। लेकिन जब हम आज एक ट्रांसपोर्ट वाले को 33 घंटे लगते हैं दिल्ली से मुंबई पहुंचने में, तब 12 साढ़े 12 घंटे लगेंगे। अगर एक महीने में वो 5 चक्कर लगाता था तो 7 या 8 चक्कर लगाएगा, तो वो भी इकोनॉमी में इजाफा करता है। सर, टोल कॉस्ट मिला के भी उसकी कॉस्ट कम आएगी ये टू एंड फ्रो करने में? टोल कॉस्ट जो इस समय हमने टोलिंग के ऊपर काम करना शुरू किया, हमने जो 3,000 रुपये एक साल का टोल का कार्ड बनाने की बात करी है, वो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। और जहां टोल है उसके आसपास के 20 किलोमीटर रेडियस के जो गांव या रेजिडेंट्स हैं, अगर उनको टोल नहीं देना है तो उनके लिए 350 रुपये एक महीने का टोल, जो कि और अनलिमिटेड एंट्री है। तो ये कॉस्ट भी बहुत कम कर रहा है। हाईवेज पे जाते हैं तो जब स्पीड से जाते हैं तो उसका ईंधन भी कम लगता है, रुक रुक के जाएगा तो ईंधन भी ज़्यादा लगता है, और उनकी ओवरऑल कॉस्टिंग लगभग आधी के करीब कम हो रही है, ट्रांसपोर्ट की भी, कमर्शियल व्हीकल्स की। एक निर्धारित स्पीड के बाद तो सर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसमें तो अगर आप के कम टाइम पर एक टोल पार कर गए तो वैसे ही आपका फाइन लग जाता है। वो जो फास्टैग है, तो फास्टैग में तो टोल बैरियर पे रुकने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन अब वापस उसी सवाल पर आते हुए, गडकरी जी ने कहा कि इस 3,000 वाली स्कीम से कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? कि क्योंकि जो बात गडकरी जी ने कही है तो वो अच्छी कही है, ठीक कही है, वो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है। सोचेंगे हो सकता है कि हम एक्सप्रेसवेज पर भी लागू करें, क्योंकि अभी तक ये स्टेट एक्सप्रेसवेज पर ये लागू नहीं है, सिर्फ नेशनल हाईवेज पर लागू। स्टेट का डोमेन है तो वो स्टेट को उसके लिए कॉल लेना पड़ेगा। सर, नेशनल हाईवेज का 10,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में करीब 1 लाख करोड़ में बना था। ये प्रोजेक्ट्स रिमोट और बॉर्डर एरियाज में को कैसे जोड़ेंगे और कैसे इसे इंडियन इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में लाएंगे? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, खासतौर पर मैं अरुणाचल का जिक्र करूँगा। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे हाईवे टच नहीं कर रहा। मैंने कहा, किसी रिमोट से रिमोट गांव में, कस्बे में भी हाईवे 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट पिछले 11 वर्षों में 2014 तक देश के केवल प्रधानमंत्री की 2 विजिट हुई हैं वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे प्रधानमंत्री जी 60 से ज़्यादा बार 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट होके आए हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी और सरकार के दिमाग में नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट जो हम बोल रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत मार्वलस डेवलपमेंट हुआ है। अगर असम से मेघालय जाना है तो 225 किलोमीटर बाई रोड जाना पड़ता है अभी भी। पर जो तवांग जैसे जो सर इलाके हैं, जो, क्योंकि मेरी सहयोगी श्वेता अक्सर जाती हैं वहाँ और वो बताती हैं कि वहाँ डुबरी फुलबारी ब्रिज की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र के ऊपर केवल 19 किलोमीटर, 207 किलोमीटर बाईपास होता है। 225 किलोमीटर आज असम से मेघालय जाना पड़ता है। वो स्ट्रेटेजिक रोड है। आप सोचिए, कनेक्टिविटी की बात करें तो वो जो डुबरी फुलबारी ब्रिज बन रहा है वो लैंडमार्क ब्रिज बनने वाला है, जो कि 28 तक कंप्लीट करेंगे। 207 किलोमीटर
रास्ता बचता है, हमारे कमर्शियल व्हीकल्स को जाना है, लोगों को जाना है, फेरी से जाते हैं और स्ट्रेटेजिकली हमारी डिफेंस फोर्सेस को जाना है, तो भी कितना समय, कितना पैसा, कितना ईंधन बचता है। ऐसे ही अगर हमें श्रीनगर से ले जाना है, कारगिल जाना है, तो उसके लिए भी जो ऑल वेदर टनल बन के तैयार हो गई, जनता को सुपुर्द हो गई, तो ऑल वेदर अगर चारधाम यात्रा की बात करें, ऑल वेदर चारधाम यात्रा की बात करें, तो भी हमारा केदारनाथ को लेकर आप केदारनाथ जी की बात करूं तो हम रोपवे बना रहे हैं, रोपवे का काम शुरू किया है। केदारनाथ जी जाना है तो फाटा से केदारनाथ जी तक रोपवे। इसी तरह बिजली महादेव हिमाचल में रोपवे का काम ऑलरेडी चल रहा है। तो उससे डिपेंडेबिलिटी ऑन सर्टेन थिंग्स लाइक हेलीकॉप्टर ख़त्म होती है और ऑल वेदर रोड्स जो विशेष तौर से चार धाम पे बन रही हैं। आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे भी जाना है, तो जो पिथौरागढ़ तक हाईवे बना करके हमने दिया चाइना बॉर्डर तक, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी, तो प्रधानमंत्री जी जो बात न केवल कहते हैं, उन्होंने करके भी दिखाया है। विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया है उन्होंने, जो देश की भारतीय संस्कृति की विरासत है उसको भी आगे बढ़ाया है। क्योंकि आपने केदारनाथ का जिक्र किया तो खास तौर पर पहाड़ी इलाकों का जिक्र कर लेते हैं। इस बार हमने खास तौर पर देखा हिमाचल, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर भूस्खलन, पहाड़ गिरना, उससे मार्ग अवरुद्ध होना, इन धार्मिक यात्राओं पर भी उसका प्रभाव पड़ा, कई बार यात्रा को रोक दिया गया। क्या कोई कंटिंजेंट फंड होता है दोबारा उन रोड्स के निर्माण के लिए, या फिर ये हम ये मानकर चलते हैं कि नेचुरल कैलामिटी है इसलिए इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी साल दर साल? किस हिसाब से आपकी सरकार इसके लिए तैयार रहती है? क्योंकि ये किसी के बस में नहीं है सर। ये एक क्लाउड बर्स्ट हो गया, पूरा का पूरा गांव उसमें तबाह हो गया, उससे जुड़ी सड़कें सब नष्ट हो गई। इससे कैसे आपकी सरकार निपटती है और आने वाले वक्त में, क्योंकि इस बार हमने ये ज़्यादा देखा है, कैसे इससे? नेचुरल क्लैमिटीज़ पहले भी आती रही हैं, अभी भी आई हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रकोप रहा। तो उसमें एक तो ये कि तुरंत वो रोड्स मोटरेबल हों और फिर उनको दोबारा से ठीक किया जाए। डेफिनेटली फंड तो सरकार का ही लगना है, चाहे राज्य का लगे या केंद्र सरकार का लगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही है। नितिन जी और प्रधानमंत्री जी के राज में कोई फंड्स की कभी कोई कमी नहीं है। पैसे की और फंड की वाकई कोई कमी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ उत्तराखंड, हिमाचल में और बाकी जगह पर रही हैं, तुरंत काम प्रारंभ होता है। रोड हाईवेज का काम, उसको ठीक करने का काम, उसको मोटरेबल बनाने का काम इमीडिएटली प्रारंभ होता है। और अभी हमने लगभग 8-10 दिन पहले नितिन जी और सभी अधिकारियों के साथ बैठ के नितिन जी ने इन सब जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण डैमेजेस हुए हैं हाईवेज पे, उसका रिव्यू भी किया है और कुछ पॉलिसी बनाने के लिए। कितने किलोमीटर सड़क प्रभावित हुई, अगर सिर्फ 2 राज्यों की बात कर ले, हिमाचल उत्तराखंड? इसका ये असेसमेंट करना कि कितने किलोमीटर, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क तो नहीं गई। हाँ, पूरी सड़क नहीं गई, कुछ पैचेस गए हैं। पर हमने इसका रिव्यू के साथ साथ ये भी सोचना शुरू किया है कि जहाँ पर लगातार नेचुरल कैलेमिटी एक हाईवे पे है, तो उसका ऑल्टरनेटिव रूट या कोई टनल, इसके बारे में भी हमारे डिपार्टमेंट ने, हमने नितिन जी ने आदेश दिया है उसको रिव्यू करना, उसको सोचना, ताकि उसके ऑल्टरनेटिव रूट्स ऐसे बन सकें जहां पर अब तक नेचुरल कैलेमिटीज़ कम है या नहीं है, तो उसी रूट के लिए। जैसे कुल्लू मनाली में बहुत 21 जगह पर बड़ा डैमेज हुआ है, हालांकि उसका काम शुरू हो गया, उस पर मोटरेबल मोस्ट ऑफ द जो पैचेस खराब हुए थे उस पर मोटरेबल हो गया है, उस पर उसको ठीक से दोबारा वैसा ही बनाने का काम चल रहा है, वो जल्दी हो भी जाएगा। तो उसके ऑल्टरनेटिव रूट्स की भी हमने सोचना शुरू किया है, उसकी लिए उसकी फिजिबिलिटी चेक करने का भी काम शुरू किया है। हर्ष जी, कुछ उपलब्धियां भी गिना देते हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क 91,000 किलोमीटर 2014 से बढ़कर लगभग 1,46,00,000 किलोमीटर आज की डेट में हो गया। 1,46,000 किलोमीटर। अब इसमें मुझे आंकड़ों में लाख दिया गया है, 1,46,000 किलोमीटर 1.46 लाख है। तो मैंने एक
1.46 लाख किलोमीटर्स है, मैं करेक्ट करती हूँ अपने आप को, और आप देखिए हमने इतना बना भी दिया जिसको बोलना भी मुश्किल है, और उसे सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कंसिडर किया है। ये 60% ग्रोथ है जो अपने आप में कमेंडेबल है और इसके लिए सराहनीय भी है। 3 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बार के बजट का हमारा वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिया है। मैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली के लोग भी बैठे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा नितिन जी के मार्गदर्शन में हमने दिल्ली का डीकंजेशन प्लान भी अपने हाईवेज के माध्यम से बनाया है और उस पर काम करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप ताकि जो हैवी व्हीकल मूवमेंट है वो अंदर से ना होके बाहर उन पेरिफेरी से हो, पेरिफेरी से भी हो, और जहां हमें विद इन द दिल्ली मूवमेंट करना है, जैसे हम गुड़गांव से दिल्ली एंटर करते हैं, एयरपोर्ट के पास कई बार 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का जाम लग जाता है। जहां से हमने द्वारका एक्सप्रेसवे अभी बना के शुरू किया, अभी प्रधानमंत्री जी ने UER 2 प्रारंभ किया है, वहीं से नेल्सन मंडेला मार्ग तक, शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक लगभग 5 किलोमीटर के टनल का DPR का काम प्रारंभ हुआ है, जिससे कि वहाँ पर जो 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं, आज वो 5 मिनट में 7 मिनट में उस टनल के बनने के बाद 3,500 करोड़ की वो टनल है। और इसके साथ साथ INA से ये सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी मिनिस्ट्री कर रही है ये काम। INA एम्स से हमें एयरपोर्ट तक जाना और एयरपोर्ट से आगे गुड़गांव जाना, वहाँ से आगे उसको फरीदाबाद लिंक करने का भी एलिवेटेड रोड के काम की भी DPR हमने प्रारंभ की है। इसके अलावा अभी UER 2 अगर हरियाणा से सोनीपत से किसी को UER 2 बनने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था तो 2 घंटे लगते थे उनको, पीरागढ़ी, मुकरबा चौक, रोहिणी। अभी भी सर नोएडा से एयरपोर्ट जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। मैं अभी नोएडा का भी बताता हूँ। अभी तो मैं आपको हरियाणा में सिंघू बॉर्डर से अगर किसी को आना है तो एयरपोर्ट आना है तो UER 2 लेंगे तो 40 मिनट लगेंगे और विदाउट एनी रेड लाइट सिंघू बॉर्डर से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये UER 2 का कमाल है जो अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 7,500 करोड़ की लागत से बना हुआ दिया है। वहीं से अगर मान लीजिए किसी को हरियाणा से, जो अभी हम जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं, दिल्ली देहरादून अक्षरधाम से देहरादून तक 207 किलोमीटर का हाईवे प्रारंभ करेंगे जो लगभग तैयार है, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, अभी फ्लड्स के कारण कुछ काम बीच में रुका। तो उनको अगर देहरादून जाना है तो अक्षरधाम आने की आवश्यकता नहीं है, हमने उसके लिए भी प्लान किया है। उसके लिए प्लानिंग ये है कि हरियाणा से आने वाला UER 2 के पास से ही अलीपुर से हम ट्रॉनिका सिटी तक एक स्पर तैयार करेंगे जिसका DPR और बाकी काम हमने प्रारंभ किया है। सिमिलरली देहरादून से आने वाला नोएडा जाएगा अगर, तो उसको दिल्ली के बीच में से होके नहीं जाना पड़ेगा, ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ट्रॉनिका सिटी से गाजियाबाद होते हुए नोएडा और नोएडा से फरीदाबाद का स्पर और फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को टच करेगा। तो ये एक तरह से जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे दिल्ली के चारों तरफ का रोड है, उसको बीच में और डिकंजेस्ट करने के लिए भी हमने ये सारा काम प्रारंभ किया और अगले 4 साल में 3.5 साल में इस काम को भी हम पूरा करके जनता को सुपुर्द करेंगे। चलिए, वो जनता भी बहुत इंतज़ार कर रही है कि कम से कम टाइम लगे, और ख़ास तौर पर कंजेशन जो रहता है इन रूट्स पर, एयरपोर्ट रूट, और ख़ास तौर पर गुड़गांव से आप होकर गुजरते हैं तो वो एक अलग ही चुनौती है सर। लेकिन इस बीच मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 4 एक्सप्रेसवेज का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको उन्हें रेट करना है क्योंकि वो सब अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और अब नया गंगा एक्सप्रेसवे जिसका आज अवनीश जी ने जिक्र किया, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। अगर इन तीनों का आकलन आपको करना हो तो क्या मुख्य तौर पर आपको फ़र्क नज़र आता है, और अगर आपको रेट करना हो कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से सभी रूट्स पर गए होंगे, तो आपको कौन सा सबसे सही लगता है? देखिए, माँ बाप को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन इसलिए मैंने पूछा, कई बार एक बच्चा ज़्यादा प्यारा, झगड़ा नहीं हो तो इसकी भी चिंता करनी पड़ती है। पर मैं आपको मेरठ एक्सप्रेसवे की बात बताता हूँ।
क्योंकि वो हमारे आंखों देखा बनना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को उद्घाटित भी किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो दिल्ली में से जितना पार्ट होके जाता है, गाजीपुर जो यूपी ईस्टर्न पेरिफेरल भी चलिए कंसिडर कर लेते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि 60,000 व्हीकल्स अगर ईस्टर्न पेरिफेरल वे नहीं हो तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाने वाले 60,000 व्हीकल पर डे दिल्ली में से होके गुजरते, अगर ईस्टर्न पेरिफेरल वे नहीं होता तो इन सब की अपनी अपनी अहमियत है और सब वर्ल्ड क्लास लेवल पर बने हुए एक्सप्रेसवेज हैं। इसमें जो मैं आपको दिल्ली मेरठ बता रहा था, अमेनिटीज में तो सर ऊपर नीचे है, क्योंकि मैं भी सारे उससे गुजरी हूँ। मुझे भी लगता है कुछ तो आप कह सकते हैं कि उसमें तो कहीं पर टॉयलेट्स का अभाव है, कहीं पर चार्जिंग पोर्ट्स कम है। खास तौर पर दिल्ली जयपुर में आपको चार्जिंग पोर्ट सर ना के बराबर है। दिल्ली जयपुर अगर अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो वहाँ हमने हर 100 किलोमीटर पर वे साइड एमिनिटीज़ बना के दी हैं। वहाँ पर वे साइड एमिनिटीज़ में फर्स्ट एड है, जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स और उनके जो साथी हैं उनके लिए डोमेट्रीज़ हैं, उनसे संबंधित ढाबे बनाए गए हैं। वहाँ पर बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं और दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं। किसी को फ्रेश होना है, किसी को रुकना है, पार्किंग की बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो जितने भी हम नए एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, ईवी चार्जिंग पॉइंट, वहाँ ईवी चार्जिंग पॉइंट भी है, पेट्रोल पंप भी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली जयपुर तक अगर आप जाएंगे, दिल्ली जयपुर आप मुंबई के लिए गुड़गांव अलग से रास्ता जा रहे हैं, हाँ गुड़गांव से वो एक्सप्रेसवे क्योंकि फुल्ली चार्ज करके जाना पड़ता है और उस पे एक फुल चार्ज में अराउंड 600 किलोमीटर आज से बहुत पुराना बना हुआ होने के कारण वहाँ पर अब काफ़ी जगह बना भी दिए गए हैं। पर जितने हम नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं उन सब पर वे साइड एमिनिटीज़, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग और हर वो फैसिलिटी, रेस्टोरेंट्स, ढाबेज, अदर फैसिलिटीज़ फॉर ड्राइवर्स, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ और दोनों तरफ। और ये लगभग हर 100 किलोमीटर के बाद ये वे साइड एमिनिटीज़ हम बना के इसको जनता के लिए बना रहे हैं। सर एक सेफ्टी इशू को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सप्रेसवेज पर हम एक्सीडेंट्स कम से कम हो, ये आपका मिनिस्ट्री इंश्योर करना चाहेगी। कई जगहों पर एलिवेशन एक्सप्रेसवेज का काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कैटल जो है वो एक्सप्रेसवेज पर आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और कईयों पर विजिबिलिटी, मतलब मेरा मतलब है कि जो लाइट्स हैं या जितने लैम्प शेड्स हैं जो आपकी सरकार चाहेगी सोलर ही हों, उनका अभाव दिखता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उसको कैसे कम करने के लिए आपकी सरकार कार्यरत है? हमारे जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं वहाँ पर और हमारे हाईवेज़ हैं, हमने एक मुहिम लेकर के 14,000 डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। 14,000 पूरे देश में। 1,46,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 14,000। जी यही बता रहा हूँ। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, 14,000 को आइडेंटिफाई करके उनको इरेडिकेट करने का काम भी शुरू किया है। और वो डिज़ाइनिंग की कमी भी हो सकती है कि कहीं हमें जेड मोड करके जाना पड़ रहा हो किसी भी कारण से, क्योंकि हाईवे कॉलोनीज़ के बीच में से निकालना पड़ता है कई बार, तो वहाँ पर उसको एलिवेट करके फ्लाईओवर्स देना है, या वहाँ पर रेड लाइट बिल्कुल ख़त्म करनी है, या वहाँ पर यू टर्न देना है। हमने 14,000 ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उनको इरेडिकेशन का काम भी 80% कंप्लीट किया है। और ये साइंटिफिकली, टेक्निकली तय किया गया कि यहाँ पर इतने समय के अंदर इतने एक्सीडेंट्स हुए और इतनी मौत हुई, इस कारण से उनको हमने डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया है। वो काम हमारा लगातार चलता है। और उस पर जो नए हाईवेज़ हम बनाते हैं, आप देखेंगे वो कैरिज वे वाले बनाते हैं। कैरिज वे का मतलब है कि वहाँ पर उस हाईवे के ऊपर कोई कैटल या जानवर भी एंटर ना कर पाए और कोई ह्यूमन बीइंग भी उसको एंटर नहीं कर पाए। ऐसे हाईवेज़ कैरिज वे वाले बनाते हैं। और उस पर जो क्रैश बैरियर्स हैं, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट है या कुछ है, तो वो भी साइंटिफिकली टेस्टेड क्रैश बैरियर्स बनाते हैं कि कम से कम चोट लगे और टकराने के बाद वो वापस हाईवे की तरफ ही
जाए वो किसी खाई में या कहीं दूसरी तरफ ना गिरे। और लेकिन एक बात और जो आपने कही कि सारे हाईवेज एलिवेटेड नहीं हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। हमें एट ग्रेड बनाने ही पड़ते हैं। एलिवेटेड कुछ की हाइट सर ज्यादा होती है, कुछ की कम, जिनकी कम है वो उसमें ये according to कैटल की the- प्रॉब्लम ज्यादा रहती है क्योंकि इधर अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल, और जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हमें जैसा गाइड करते हैं वैसा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि एलिवेटेड की कॉस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन बहुत जगह पर हम एलिवेटेड ना बना करके ग्राउंड पर एट ग्रेड बनाते हैं, और लेकिन उसको कैरिज वे रखते हैं ताकि वहाँ कोई एंटर नहीं कर सके। उसके बावजूद भी कुछ लोग किसी तरह से आ जाते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेट है। उसकी जो बेस्ट व्यवस्था हम कर सकते हैं करते हैं। सर कल से जीएसटी की नई रजीम लागू हो रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि कॉस्ट जाहिर तौर पर कम हो जाएंगी, वो टैक्स ब्रैकेट्स कम हो गए हैं, स्लैब्स, तो आपकी जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें कितना कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपकी मंत्रालय देख रही है, कितना पैसा बचा लेंगे अब आप? देखिए, नितिन जी ने कहा ना कि हमारे यहाँ पैसे की कोई दिक्कत लेकिन नहीं सर है। पैसा बचता है, नहीं, किसको नहीं, बुरा कम लगता खर्चे है? में काम करते हैं इसीलिए दिक्कत नहीं है। कम खर्चे में सीमेंट की कॉस्ट कम हो गई तो रोड बनाने की कॉस्ट, और डेफिनेटली जब कॉस्ट कम होगी तो हमें और मौका मिलेगा हाईवेज एक्सप्रेसवेज बनाने का। पर ये बहुत बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने देश को करके दिया। विशेष तौर से रसोई का खर्चा बहुत कम हुआ है। आप देखेंगे एलपीजी का रेट भी 5% आपके विभाग का खर्चा नहीं कम होगा? किनका? आपका फायदा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो मानिए ना जब सर। आदमी घर से संतुष्ट होता है तो बाहर भी संतुष्ट होता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो मान रहा हूँ कि जीएसटी में बहुत बड़ा परिवर्तन केवल 2 स्लैब्स, मैं कहूँ तो 3 स्लैब, जीरो भी अपने आप में एक स्लैब हो गया है, 0, 5 और 18% का स्लैब आ गया है। और डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है उस पर भी टैक्स कम होने से उसकी कॉस्टिंग कम होती है। कॉस्टिंग कम होती है तो ओवरऑल हमारा जो खर्चा है कम आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे और उनको साधुवाद सर भी देंगे। एक सवाल मेरा था, और गडकरी जी ने भी वो उस पर काफ़ी फोकस करा कि जब इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई थी तो वो मेज़ से बनता था, यानी कि मकई से। उससे काफ़ी रोज़गार सृजन हुआ उत्तर प्रदेश में और बिहार में। अब आपकी सरकार क्या सुनिश्चित कर रही है कि रोज़गार का सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो? जिस गांव से या जिस भी शहर से वो सड़क या फिर वो एक्सप्रेसवे, वो राजमार्ग गुजर रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि पिछले 5 साल में हमने 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। डेफिनेटली अगर किसी एक एरिया में हमारा हाईवे बनता है, वहाँ टोल पर कुछ लोग काम करते हैं, तो आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहाँ की लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहाँ पर पढ़े लिखे यूथ को भी मैनेज करने के लिए उन टोल बैरियर्स को या वे साइड एम्यूनिटीज़ को मैनेज करने के लिए वहाँ का लोकल यंग या जो भी लोग उसके लिए कैपेबल होते हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है। इसी कारण से 5 साल में 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जनरेट हो पाया। सर कई बार एक्सप्रेसवे को बनाने में कई हज़ार करोड़ की लागत आती है, उसको टोल के माध्यम से आम जनता से लिया जाता है। ये टोल निर्धारित कैसे किया जाता है, और एक समय के बाद ये टोल बंद क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि माना कि उसमें मेंटेनेंस जो है वो सरकार की ही जिम्मेदारी है, उस टोल का इस्तेमाल, उस पैसे का इस्तेमाल भी मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी कब आएगी जब आम जनता को पता लगेगा कि हाँ अब हमें इस समय सीमा के बाद टोल नहीं देना, ये टोल फ्री हो गया है? अब ये तो हर एक व्यक्ति के मन में होता है ना कि मैं इस एक्सप्रेसवे पे गई, 600 रुपये जाने में लगे, 600 आने में लगे, 1200 खर्चा हो गए टोल में ही। कब बंद होगा ये टोल? अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और 35 घंटे की बजाय 12 घंटे में पहुंचेंगे तो टोल का खर्चा मिला के भी खर्चा कम पड़ेगा, बचत होगी। टोल को समझने की ज़रूरत है। टोल हमारे एक्ट्स के अकॉर्डिंग हम टोल को निर्धारित करते हैं, और टोल से रोड बनाने का पूरा खर्चा नहीं मिलता है। सर टोल कभी नहीं मिलता है, ये पूरा नहीं मिलता है। कॉमन जनता मैं जानना चाहती हूँ। उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए, आप
मीडिया चैनल्स या हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग किसी रोड पर बड़ा गड्ढा हो जाए तुरंत ट्रोल करते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता ना कि 100 किलोमीटर वाले हाईवे पर गड्ढा हो जाए तो एक्सीडेंट भी होगा। तो रोड्स को मेंटेन करने के लिए गड्ढा हो जाए सर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गड्ढे की बात नहीं गड्ढा है, गड्ढा पटेगा एक कब ये उदाहरण दिक्कत है, यही सवाल रहता है हम लोग का। हम लोग बायस नहीं है, हम पूछते हैं कि ये पटेगा कब, हो गया गड्ढा कोई बात नहीं। उसका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप हमें अवेयर करते हैं ताकि हम लोग उसको जल्दी से ठीक कर सकें। पर वो जो गड्ढे को रिपेयर होना जल्दी से जल्दी होना चाहिए, वो जब हम किसी कंसेशनर के जिम्मे लगाते हैं कि वो 15 साल के लिए इस रोड का मेंटेनेंस, क्योंकि कोई रोड बनी है वो 50 साल के लिए बनी है, वो सिर्फ बना के छोड़ दी ऐसे काम नहीं चलेगा ना, उसको मेंटेन प्रॉपर चाहिए, उस पर बम्प्स भी नहीं होने चाहिए। गड्ढा तो बड़ी बात है, हम तो अगर 100 किलोमीटर पे चल रहे हैं और रोड अगर गाड़ी बम्प कर रही है तो भी गलत है, एक्सीडेंट होने का भी खतरा है और स्पीड भी बैरियर होती है। तो रोड्स को मेंटेनेंस करने के लिए, और इसी कारण से नॉन कमर्शियल व्हीकल के लिए 3000 रुपये का 1 साल का जो पास बनने की बात, कार्ड बनने की बात हमने एनेक्टमेंट में लाने के बाद आदरणीय नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये करिए। और उससे आप देखिए कि एक टोल पे क्रॉस करते हैं तो एक तरफ 150 रुपये लगते हैं, अगर आप वो ले लेते हैं तो शायद वो 15 रुपये भी नहीं लगेंगे, क्योंकि 3000 रुपये और 200 बार एंट्री, तो आप देखिए 15 रुपये भी नहीं लग रहे हैं। सेविंग है आप कह रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक सेविंग है। ये उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो नॉन कमर्शियल व्हीकल पर जिनका ट्रैवल भी ज़्यादा रहता है, और 1 साल के लिए है। एक चलते चलते मैं आपसे सवाल, आप तो कई कंट्रीज गए होंगे, वहां पर आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ऐसा कैसे लगता है? मैं कई मुझे लगता है ऐसा कि आप गए होंगे, आपका मंत्रालय ऐसा है कि वहां पर आप गए होंगे। हो सकता है कि आप सरकारी काम के लिए गए होंगे, पर्सनल के लिए गए होंगे। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको देख के आपको लगता है कि भारत में भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी सड़कें? एक समय ऐसा था जब बैंकॉक को देखकर हमें ऐसा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, पुराना हो गया। आज नितिन जी ने कहा यूएस में भी आप जाइएगा, वहां पर भी ऐसा लगेगा कि बड़ी पुरानी हुई। अब कौन सी आपको ऐसी कंट्री लगती है जो लगता है कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसी रोड्स, वैसे एक्सप्रेसवेज? मैं 6-7 कंट्रीज़ में गया हूँ, लेकिन उन सब कंट्रीज, स्वीडन भी गया हूँ, इसलिए यूरोप गया हूँ ये बताने के लिए। आज और देश भर में मैं मैक्सिमम कन्याकुमारी से श्रीनगर तक बाय रोड गया हूँ, भुज से ईटानगर तक बाय रोड गया हूँ, और अभी रिसेंटली भी बहुत ट्रैवल किया है मैंने बाय रोड। मुझे लगता है इंडिया इज़ द बेस्ट। चलिए, इसी देशभक्ति के भाव से हम ये सेशन का समापन खाली देशभक्ति नहीं है, नहीं सर, पर यूरोप की सड़कों को देख के लगता होगा ना, उनकी सड़कें अच्छी हैं लेकिन इंडिया इज़ द बेस्ट। ठीक है, चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।